अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज हम केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 में चैप्टर 1 की फर्दर ब्रांचेस डिस्कस करेंगे। इसकी पहली 5 ब्रांचेस और केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन जो है वो मैं पहले लेक्चर में दे चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे 6th वाली जो ब्रांच है उसमें है बायोकेमिस्ट्री। बायो मीन लाइफ एंड केमिस्ट्री मीन केमिकल रिएक्शन, यानी हमने इसमें वो वाले सारे सब्सटेंसेस को स्टडी करना है जो हमारी बॉडी के अंदर यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जा रहे हैं। उसका हमने स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है, कॉम्पोजिशन को स्टडी करना है और उसके केमिकल रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंसेस यानी उन सब्सटेंसेस के केमिकल रिएक्शंस जो कि हमारी बॉडी के अंदर जिस तरह से वो रिएक्ट कर रहे हैं और जिस तरह से वो आगे नए से नए मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं और किस फॉर्म में वो यूजफुल है, वो सारी चीज़ों को हमने अंडरस्टैंड करना है। जिसमें जैसे हमारे कुछ मेन एलिमेंट जो हमारी बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स पाए जा रहे हैं उनमें है कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स। इनको स्टडी करना कि ये किस तरह से बनते हैं, किन किन चीज़ों के अंदर पाए जाते हैं और ये किस फॉर्म में जो है हमारी बॉडी में यूजफुल है। ये इन सब को स्टडी करना बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। आगे नेक्स्ट है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हमने ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें वो सारे रिएक्शन स्टडी किए जाएंगे जो कि न्यूक्लियस ऑफ एन एटम के अंदर हो रहे हैं, यानी इसमें वो वाले सारे रिएक्शन स्टडी किए जाएंगे जो कि एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर डिस्कस होते हैं। अब यहाँ पर मैंने साइड पे ये स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम का एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जिसमें अगर आप लोग देखें तो ये सेंटर में एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए मैटर है। मैटर क्या होता है? हर वो चीज जिसका कोई ना कोई वेट है और वो एनीथिंग दैट हैज मैस एंड ऑक्यूपाइज अ स्पेस, और जो जगह घेरती है वो क्या कहलाते हैं? मैटर कहलाती है। अब यहाँ पर देखें तो एटम के अंदर सेंटर में मैंने न्यूक्लियस बनाया है जिसके अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जो हैं वो इसके फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं न्यूक्लियस के अंदर। और एटम के अंदर एक और फंडामेंटल पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, जो कि इसके इर्द गिर्द जो है वो क्या कर रहा होता है? रिवॉल्व कर रहा होता है, इसके इर्द गिर्द मूव कर रहा होता है। अब जो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन्स के साथ होने वाले जो रिएक्शंस हैं, या हम इसके एटम के ऊपर कोई भी ऐसी चीज इसके ऊपर फॉल करवाते हैं और ये रेडिएशंस वगैरह ये रिलीज करेगा और उन रेडिएशंस को फर्दर हम किसी भी जगह स्टडी करेंगे तो वो किस में आएगा? न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आएगा। अब यहाँ पर जो है इट डील्स विद द स्टडी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स। यानी रेडियो एक्टिविटी किसे कहते हैं? द प्रोसेस इन विच अनस्टेबल एटम्स रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। यानी रेडियो एक्टिविटी में जो भी एटम है, यहाँ पर मैंने एटम का एक स्ट्रक्चर बनाया है। अब जो भी एटम है वो अनस्टेबल जो होगा वो क्या करेगा? अपने अंदर से रेडिएशंस को रिलीज करेगा। कोई भी चीज जो हाईली अनस्टेबल होगी, जो एटम है वो अपने अंदर से रेडिएशंस को रिलीज करती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट हो गया, वेव्स हो गया, जिस भी फॉर्म में। और इसका हमें क्या फायदा है कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है, जैसे मैंने कहा है कि रेडिएशंस जो है एनर्जी के फॉर्म में रिलीज करेगा, तो उससे हम जो है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज कर रहे होते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर्स यानी इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइट, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है न्यूक्लियर रिएक्शंस के थ्रू। इसी तरह जो है न्यूक्लियर जो है या रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो हैं जो अपने अंदर से रेडिएशंस एनर्जी के फॉर्म में रिलीज करते हैं, उसको हम कैंसर ट्रीटमेंट के लिए या थायराइड के लिए या इसको हम हाफ लाइफ डिटेक्ट करने के लिए ये वाले न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज करते हैं, जिनमें चंद एक एग्जाम्पल है कोबाल्ट 60। जैसे कोबाल्ट 60 है, ये कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। इसी तरह आयोडीन 131, ये भी थायराइड ग्लैंड्स जो हैं, थायराइड जैसे आप लोगों ने एक डिजीज सुनी होगी गोइटर, जिसे उर्दू में गिल्लड़ का नेम दिया जाता है, जिसमें आयोडीन की कमी की वजह से जो है गले का जो है वो स्वेल हो जाता है। अब उसको डिटेक्ट करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए आयोडीन 131 यूज किया जाता है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल है कार्बन 14, ये भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। तो इन सारी चीजों को स्टडी करना न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आता है सारा। उसके बाद है इसकी 8th ब्रांच पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉलीमर केमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है द प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड द सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर्स एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स। यानी इसमें हमने पॉलीमर्स किसे कहा जाता है? लार्ज मॉलिक्यूल्स मेड बाय लिंकिंग टुगेदर। पॉलीमर्स क्या होते हैं? यानी स्मॉल मॉलिक्यूल्स जब मिलकर, छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर जब बड़ा एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं, वो होता है पॉलीमर्स। और इनकी स्टडी, इनकी कॉम्पोजिशन को, ये किस तरह से बनते हैं, इनका स्ट्रक्चर देखना और इनकी प्रॉपर्टी को स्टडी करना, ये सारी चीजें क्या किस में आ जाती हैं? पॉलीमर केमिस्ट्री में आ जाती हैं। जैसे यहाँ पर मैंने साइड पे एक एग्जाम्पल दी हुई है कि जस्ट लाइक आप एक पजल सॉल्व करते हो। पजल में क्या होते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है आप लोगों को दिए जाते हैं, फिर उसको आप लोग जोड़ते हो। जोड़ने के बाद जो है वो एक बड़ा सा एक लार्ज जो है वो एक पजल सॉल्व हो जाती है।
इमेज बन जाता है। इसी तरह अगर आप एक बिल्डिंग की बात करो तो बिल्डिंग में जैसे फॉर एग्जांपल 1 by 1 अब एक ईंट है वो माइक्रोमॉलिक्यूल है। अब उस ईंट को अगर आप लोग 1 by 1 जो है वो कंबाइन करते हो, उसे जोड़ते हो, तो उसे जब आप लोग जोड़कर एक दीवार बना देते हो तो वो क्या हो जाएगा, वो एक पॉलीमर हो जाएगा जिसकी एक पूरी नेचर ही चेंज हो जाती है। एक वॉल जो है वो फिर बन जाती है। अब इसमें मैंने नीचे एग्जांपल लिखी हुई है, प्रोटीन, सेलुलोज एंड न्यूक्लिक एसिड्स, दीज आर द नेचुरल पॉलीमर्स। नेचुरली ऑकरिंग पॉलीमर्स जो कि नेचर में पहले से ही मौजूद हैं। जैसे प्रोटीन्स हमें पता है कि ये अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। और इसी तरह जो है ये जो है आर्टिफिशियल या सिंथेटिक पॉलीमर जो हैं, सिंथेटिक पॉलीमर्स के एग्जांपल्स में आ रहे हैं पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड के जो पाइप्स हैं, इसी तरह पॉलीथिलीन। अब ये जो है पीई के जो पाइप्स हैं, ये वाले जो प्लास्टिक बैग्स वगैरह में ये वाले यूज हो रहे होते हैं। इसी तरह जो है ये पीवीसी के जो पाइप्स हैं ये यूज हो रहे होते हैं। जैसे घरों में जो पाइप्स वगैरह यूज हो रहे होते हैं प्लास्टिक के, ये वो हैं। इसके बाद जो फर्दर इसकी नेक्स्ट ब्रांच है वो है जियोकेमिस्ट्री। जियोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हमने अर्थ, जियो का मतलब क्या होता है, जियो का मतलब है अर्थ, और केमिस्ट्री का जैसे मैंने कहा है कि उसके केमिकल रिएक्शंस, प्रोसेस, उसकी प्रॉपर्टीज, सारे सब्सटेंसेस को स्टडी करना जो है वो आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि अर्थ के अंदर पाए जाने वाले जितने भी सब्सटेंसेस हैं, जितने भी एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, उनको, उनकी कॉम्पोजिशन को स्टडी करना, उसके सोर्स को स्टडी करना, वो कहाँ कहाँ से पाए जा रहे हैं, और उसके अंदर जो पाए जाने वाले मिनरल्स हैं उनको स्टडी करना, और उसका आगे फर्दर यूज जो है वो सारा किस में आएगा, जियोकेमिस्ट्री में। आगे इसके नीचे एप्लीकेशन मैंने लिखी हुई है और साथ उसके यूजेस। आगे है एक जो है इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन जो है आपके बुक में लिखी हुई है, जियोथर्मल। नीचे उन्होंने लिखा हुआ है जियोथर्मल जो हीट पंप है वो यूज किए जाते हैं घरों में। अब जियोथर्मल हीट पंप का क्या काम है कि जमीन के अंदर जो है नीचे जो हीट होती है, ये पंप जो है घरों में लगाए जाते हैं, और जमीन, और इसके अंदर एक फ्लूइड होता है जो मूव करता है, और ये क्या करेगा, ये घरों को हीट, गर्मियों में क्या करेगा, इसको कूल डाउन करेगा, और समर में ये इसको कूल डाउन करेगा इन समर, और जो विंटर में क्या करेगा, विंटर में ये इसको वार्म अप करेगा यानी हीट अप करेगा घरों को। अब ये क्या करेगा, ये बाहर के एटमॉस्फेयर के लिहाज से ये पंप्स का क्या काम है, इसमें जो फ्लूइड है वो क्या करेगा, अगर बाहर के एटमॉस्फेयर में सर्दी है यानी अर्थ के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर है बाहर, तो ये क्या करेगा, यहाँ से इंटरनल से अर्थ के अंदर से हीट को अब्जॉर्ब करेगा, और उसको घरों में जो है वो क्या करवाएगा, मूव करवाएगा, यानी जो घर में अंडरग्राउंड जो पाइप्स वगैरह लगाए होते हैं, और घर को क्या करेगा, हीट रखेगा। इसी तरह अगर एयर में जो है वो टेम्परेचर ज़्यादा है और अर्थ का टेम्परेचर कम है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से टेम्परेचर लेकर जो अर्थ, ज़मीन के अंडरग्राउंड क्या कर देगा, हीट को रिलीज करेगा। तो इसी तरह हमें जियोथर्मल यानी जियो को, अर्थ को स्टडी करके हम इस तरह से इसको डेली लाइफ में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है इसकी ब्रांच है मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री जो है मेडिसिन से ही पता चल रहा है कि इसमें हमने मेडिसिन को स्टडी करना है, यानी वो वाले ड्रग्स जो कि हम ड्रग्स यानी जो हमने यूज़ करने होते हैं, एंटीबायोटिक्स होगी, वैक्सीन हो गई, ये सारे जो हैं जो मेडिसिन आप लोग डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते हो, उसको स्टडी करना कि वो किस तरह से, यानी वो किन किन सब्सटेंसेस से मिलकर बनेगा, और वो किस तरह से बॉडी में जाके हमारे ब्लड के अंदर डिजोल्व होगा, और किस तरह से जाके रिएक्ट करेगा, उसके आगे इफेक्ट्स क्या होंगे, साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, और उसके यूजफुल इफेक्ट्स क्या होंगे, ये सारे स्टडी करना मेडिसिनल केमिस्ट्री में आता है। अब इसी तरह उसके बाद है एस्ट्रोकेमिस्ट्री। एस्ट्रोकेमिस्ट्री जो है, एस्ट्रो जो है ये किससे रिलेट कर रही है, ये स्पेस से रिलेट कर रही है। इसमें जो है हमने उन सारे मॉलिक्यूल्स या आयंस को स्टडी करना है जो कि हमारी स्पेस यानी यूनिवर्स में जो है वो प्रेजेंट है। स्पेस में अब जो है हमें पता है कि 3-4 इन मॉलिक्यूल्स के अबंडेंस को चेक करना कि ये क्या, उधर इनकी अबंडेंस क्या है, और ये कौन कौन से रिएक्शंस ये मॉलिक्यूल्स शो कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने ना 3-4 चीज़ें मैंने यहाँ पर बनाई हुई है नीचे यूनिवर्स में, जिसमें आ रही है सबसे पहले स्टार। अब जो स्टार है ये मैंने बनाया हुआ है सन। अब ये जो है ये भी यूनिवर्स का पार्ट है। सन को स्टडी करना, सन के अंदर कौन कौन से जो है सन के जो है पार्ट्स को स्टडी करना, इसके अंदर देखना कौन कौन सी गैसेस मौजूद हैं। इसी तरह प्लैनेट्स को स्टडी करना। हमें पता है हमारे जो है सन, जो सोलर सिस्टम में सन के इर्द गिर्द जो है 8 प्लैनेट्स जो है वो मूव कर रहे हैं।
जिसमें से वन ऑफ आवर प्लैनेट जो है अर्थ है। फिर उसके बाद जो है जो ज़मीन के ऊपर जो है हमने डिफरेंट गैसेस को स्टडी करना है, ज़मीन के ऊपर कौन कौन सी गैसेज हैं जिसकी वजह से लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। अब जैसे चांद के ऊपर जो है वहाँ पर देखना, वहाँ कौन कौन सी गैसेज हैं, हीलियम, नियोन, आर्गोन, ये वाली गैसेज वहाँ पर मौजूद हैं। और इसी तरह जो है इसी तरह ये हमने स्टडी करके ये हमें पता चला है कि लाइफ जो है वो मून पे क्यों एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि वहाँ पर वाटर नहीं है और ज़मीन पे जो है वाटर है, और लाइफ जो है ज़िंदगी के लिए पानी का होना बहुत ज़रूरी होता है। और इसके बाद जो सैटेलाइट्स को स्टडी करना, सैटेलाइट्स जो है एक होता है नेचुरल, जिसमें हमने जो भी प्लैनेट, जैसे हमारा जो चांद है वो भी सैटेलाइट कंसीडर किया जाएगा, जो कि प्लैनेट के गिर्द जो है वो रिवॉल्व करेगा, वो सैटेलाइट्स को स्टडी करना। फिर उसके अलावा जो है कॉमेट्स, कॉमेट्स होते हैं अदर देन प्लैनेट्स, यानी जो एस्टेरॉइड्स वगैरह हो गए इसमें, यानी वो वाले पार्टिकल्स जो कि ज़मीन के, जो कि हमारे सोलर सिस्टम में मूव कर रहे हैं लेकिन वो प्लैनेट्स नहीं होते। अब इसमें जो है, जिसमें हम सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं डस्ट पार्टिकल्स। अब इसमें यहाँ तक जो है हमारी जो केमिस्ट्री की सारी ब्रांचेज जो है कंप्लीट हुई हैं। आगे है इसमें नेक्स्ट नीचे एक्सरसाइज का क्वेश्चन दिया हुआ है कि वहाँ पर उसने एक्सपेरिमेंट उसने कहा है कि अगर फॉर एग्जांपल आप लोग चांद पे जाते हो, या फिर कोई भी एक रिसर्चर है वो गया है चांद पे। अब वहाँ पर चांद पे जाके उन्होंने क्या किया है, वहाँ की मिट्टी से वो, वहाँ की मिट्टी जो है सैंपल्स वहाँ से कलेक्ट करके लेके आए। अब सैंपल जो है वहाँ से वो लेके आए, मिट्टी फॉर एग्जांपल वहाँ की वो ले आए। अब वो कह रहा है कि उसके अंदर, अब उसने उसके सब्सटेंसेस को स्टडी करना, वो कौन कौन सी, आप लोगों ने बताना है इसमें ये कौन कौन सी ब्रांचेज में ये तीनों आएंगे। सबसे पहले हमने पकड़े मिट्टी ही हमने ले ली, अगर चांद की अगर वो मिट्टी लेके आया तो अब उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद हैं। अब ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि केमिस्ट्री की एनालिटिकल केमिस्ट्री जो ब्रांच है उसमें हमें कोई भी अगर दे दिया जाता है लिक्विड सोल्यूशन, या कोई भी हमें चीज़ पकड़ा दी जाती है और कहा जाता है कि उसके सब्सटेंसेस को सेपरेट करें, उसके अंदर से कौन कौन से इसके अंदर कंपोनेंट्स हैं बताएं, तो उनको सेपरेट किया, उसकी कंपोजिशन को स्टडी करने के लिए जो है एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है इसकी ब्रांच में आएगी। तो फर्स्ट जो कंपोजिशन को स्टडी करती है वो कौन सी है, एनालिटिकल केमिस्ट्री। आगे सेकंड जो ब्रांच है उसमें उसने आगे सेकंड उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स इट कंटेन्स, यानी वो कह रहा है कि अब अगर हमने जो कंपोनेंट्स को हमने सेपरेट कर लिया, अब हम उसके बारे में स्टडी करने लगे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे मैंने कल बताया था, हम उसका कलर देख रहे हैं, हम उसकी सॉलिबिलिटी चेक कर रहे हैं, उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट चेक कर रहे हैं, उसकी डेंसिटी देख रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज जो स्टडी करेंगे वो ऑल आर स्टडी इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल केमिस्ट्री। तो ये वाली जो है केमिस्ट्री की ब्रांच कौन सी होगी, दिस इज फिजिकल केमिस्ट्री। आगे नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे उसने पूछा हुआ है कि कैरिंग आउट केमिकल रिएक्शन विद यूजुअल इनऑर्गेनिक रिएजेंट्स। अब हमने एक सब्सटेंस, हमने उसमें से कंपोनेंट्स को सेपरेट कर लिया, कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के बाद हमने उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी देख ली। अब फिजिकल के बाद हमने उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज हम कैसे देख रहे हैं, इनऑर्गेनिक रिएजेंट्स का यूज करके। ये मैंने कल भी बताया था कि जब हम इनऑर्गेनिक रिएजेंट्स का यूज करेंगे, एज अ कैटलिस्ट के तौर पर यूज कर रहे हैं, किसी भी तौर पर यूज करेंगे, तो इसका मतलब भी कौन सी वाली ब्रांच होगी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। फर्स्ट 2 लेक्चर्स में मैंने इसकी केमिस्ट्री के जो है ब्रांचेस को एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।